हाउस है उसको दे दिया गया है। और दूसरी तरफ उस लाल किले के सामने हम देखते हैं एक बहुत बड़ी संख्या में वो टीन की शीट्स लगा दी गई हैं, जैसे कि कोई हमले से बहुत डर रहा है। तो ये सोचने की बात है कि आखिर इस लाल किले को प्राइवेटाइज करने वाले लोग कौन हैं, उसको डर के मारे उसको छिपाने वाले लोग कौन हैं। तो फिर अगर इस पर हम गहराई में जाएंगे तो निश्चित रूप से हमको समझने में आसानी रहेगी कि आज जो लोग लाल किले से भाषण दे रहे हैं, आज जो लोग सरकार चला रहे हैं, उस आज़ादी के प्रतीक के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल अलग हैं। और जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में शिरकत शिरकत की, उनकी भावना बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले जब हम आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ने वाले लोगों की बात करते हैं कि उनमें किस तरह से अलग अलग लोग थे, तो सबसे पहले हमको एक लकीर खींचनी पड़ेगी कि आज जो हमारे राजनीतिक परिवेश में तमाम लोग दिखाई देते हैं, उनमें दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग हैं जो आज़ादी के आंदोलन की विरासत के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उस विरासत के भागीदार लोग हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के साथ कभी कोई रिश्ता कोई नाता रखा नहीं, जिनके पास आज़ादी की लड़ाई की कोई विरासत मौजूद नहीं है, जिनके राजनीतिक पुरखों ने दरअसल आज़ादी की लड़ाई का विरोध किया। तो ये सबसे बड़ा बंटवारा है दो खेमों में। और आज एक बहुत अफसोस की बात है कि जिस संघ परिवार ने आज़ादी की लड़ाई का विरोध किया, अंग्रेज़ों का साथ दिया, आपको मालूम है कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसके खिलाफ जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो उस समय बंगाल में सरकार के पदाधिकारी थे। उन्होंने अंग्रेज़ों को लिखा कि ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग, सन 42 के आंदोलन में शामिल हुए हैं, उनको आप सख्ती के साथ जेलों में ठूसिए, उनके साथ सख्ती से पेश आइए। और यही नहीं, आज़ादी के आंदोलन के हर पड़ाव पर संघ परिवार के लोगों ने उसका विरोध किया। आज उनकी कतारों में अगर एक तथाकथित स्वतंत्रता सेनानी मौजूद है, तो वो है सावरकर, जिन्होंने हाँ एक ज़माने में अंग्रेज़ों का विरोध किया, लेकिन जब वो काला पानी की सज़ा काट रहे थे अंडमान में, तो उन्होंने माफ़ी मांगी, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, और उनके माफ़ी नामे के बदले उनको छोड़ दिया गया। और उन्होंने अंग्रेज़ों से जो वायदा किया था कि छूटने के बाद मैं आपकी ही सेवा करूँगा, वो उन्होंने निभाया। और हर तरह से उन्होंने आज़ादी के आंदोलन को सांप्रदायिकता का जहर घोल करके कमज़ोर करने की कोशिश की। जो टू नेशन थियरी है, मतलब दो राष्ट्र हैं भारत में, मुसलमान राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र, इस थियरी को, इस विचारधारा को उन्होंने प्रसारित किया, इसके पीछे उन्होंने लोगों को खड़ा किया। तो हमारे देश के बंटवारे के लिए भी वो उसी हद तक मतलब जिम्मेदार थे जिस हद तक मुस्लिम लीग के नेता जिम्मेदार थे। तो एक तरफ जैसा कि मैंने कहा, एक खेमे में संघ परिवार से जुड़े हुए तमाम वो लोग हैं, तमाम समूह हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई का विरोध किया। और दूसरे खेमे में वो तमाम लोग हैं जिनकी विचारधाराएं अलग अलग थीं। आज़ाद भारत कैसा होगा, इसके बारे में उनकी कल्पना भी अलग अलग थी। लेकिन कुछ बातों को लेकर के उनकी एक धारणा थी, वो एक दिशा में शामिल थे। और वो धारा थी आज़ादी के लिए लड़ने वालों की धारा, साम्राज्यवाद का विरोध करने वाली धारा, और इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समानता के मूल्यों को आज़ाद भारत में स्थापित करने की धारा जो थी, उसमें वो तमाम लोग शामिल थे जो आज़ादी की लड़ाई के हिस्सेदार थे। इनमें समाजवादी थे, इनमें कांग्रेस के लोग थे, इनमें कम्युनिस्ट थे, इसमें पहले के क्रांतिकारी थे, इसमें वो लोग भी थे जो भगत सिंह के साथी थे, वो लोग भी थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर के आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। तो इनकी विचारधाराओं में निश्चित रूप से अंतर था। कुछ लोग
पूरी तरह किसी की निष्ठा ज्यादा रही होगी, किसी की निष्ठा कम रही होगी, लेकिन कुल मिलाकर के किसी हद तक उनकी निष्ठा इन तीन सिद्धांतों के प्रति थी। और इसीलिए हमारा जो संविधान बना, उस संविधान में भी इन तीन सिद्धांतों को बहुत प्रमुख रूप दिया गया है: धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र और समानता। अब मैं लिए लड़ने वाले बस वही थे जो अहिंसावादी थे, जो गांधीवादी थे, जो बाद में जो जिसको हम कांग्रेस की धारा कहते हैं उसी में शामिल थे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम आज़ादी की लड़ाई के शुरुआती दौर को देखें, तो उस समय तो जो क्रांतिकारी लोग थे, ख़ास तौर से बंगाल में, पंजाब में, जिन्होंने मतलब हिंसात्मक कार्रवाइयाँ की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जिनमें तमाम नाम हम तमाम लोगों के नामों को हम याद करते हैं। जो लोग चिटगांव आमरी रेड में शामिल थे, यानी मास्टर दा, गणेश घोष, कल्पना दत्त, ये जो एक क्रांतिकारियों की धारा थी, पंजाब में भी हम देखते हैं वो मौजूद थी। कीर्ति दल वगैरह वहाँ पर कायम किए गए। और उसके बाद भगत सिंह की हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनी। तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान था देश के अंदर जनता को आज़ादी के प्रति केवल जागरूक बनाने का, कि लोगों देखते हैं और उसको समझने की कोशिश हम करते हैं, तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये क्रांतिकारी किस तरह का समाज बनाना चाहते थे, किस तरह का समाज वो निर्मित करना चाहते थे। तो वो एक शोषण विहीन समाज को बनाना चाहते थे। वो एक पूंजीवाद और सामंतवाद को समाप्त करके एक समाज का निर्माण करना चाहते थे। मजदूरों और किसानों के पूरे अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए एक समाज को बनाना चाहते थे। भगत सिंह ने तो बहुत छोटी उम्र में महिलाओं की समस्याओं के बारे में, दलितों की समस्याओं के बारे में बहुत ही संवेदनशील तरीके से लिखने का काम किया, और उनके लेख आज भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो ये जो समाजवाद और समाजवादी व्यवस्था की एक सोच है, उसका जो एक सपना है, या उसको स्थापित करने की जो योजना है, इसकी शुरुआत तो क्रांतिकारियों से ही होती है। एक तो हमने बताया कि भगत सिंह ने अपने संगठन का नाम ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रखा, और समाजवाद के सिद्धांतों को उन्होंने अपनाया। जब वो जेल में थे तो वो मार्क्सवादी पुस्तकों को पढ़ रहे थे, लेनिन को भी पढ़ रहे थे। और जो लोग चिटगांव आमनी रेड में शामिल थे, वो कल्पना दत्त उसकी एक तरह से चेहरा बनी, वो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुई। गणेश घोष अंडमान में काला पानी भुगतने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। और बहुत सारे क्रांतिकारी, आज हम को याद करना चाहिए कि भगत सिंह की जो सबसे कम उम्र के साथी थे, शिव वर्मा, जिनको काला पानी की सज़ा दी गई, और वहाँ भी वो सबसे कम उम्र की के कैदी थे। उन्होंने भी वहाँ से निकलने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ली, और सीपीआईएम की बाद में वो सदस्य बने। तो जो लोग अंडमान में बंद कैदी थे, जो क्रांतिकारियों के कतारों से निकले हुए लोग थे, उन्होंने अंडमान में ही
कुछ बैठकें करके, कुछ मीटिंगें करके, कुछ साहित्य को प्राप्त करके वहाँ उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा को अपनाने का काम किया। और जब वो छूटे तो उन्होंने निश्चित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी को की सदस्यता को ली और मरते दम तक वो कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ जुड़े रहे। इस बात को आज याद करना ज़रूरी है, क्योंकि आज एक प्रचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज़बरदस्त प्रचार हो रहा है कि कम्युनिस्ट तो स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ रहे, उस तरह से शामिल नहीं रहे। लेकिन उनको खुद पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि उनकी कतारों में जो एक क्रांतिकारी था सावरकर, वो काला पानी काटते समय अंडमान में उसने माफीनामा लिखने के बाद, अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद, छूटने के बाद उन्होंने लिख करके कहा कि आज अब मैं पूरी सेवा अंग्रेजों की और उनकी हुकूमत की ही करूंगा। और वो स्वतंत्रता आंदोलन को बेवकूफ़ों को की लड़ाई मान करके चलते थे और ये कहते भी थे। तो असल में आज जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोग कम्युनिस्टों के खिलाफ प्रचार करते हैं, वो अपने काली सूरत को, अपने देशद्रोही चरित्र को, अपने अंग्रेज परस्त चरित्र को छिपाने के लिए इस तरह का प्रचार करते हैं। और आज वो इस कोशिश में है कि पूरा देश ये समझे कि वही असली देशभक्त हैं, वही असली राष्ट्रभक्त हैं, जबकि उनका पूरा इतिहास देशभक्ति से बिल्कुल परे रहा है। देशभक्ति से वो बहुत दूर रहे हैं और अंग्रेजों की दलाली उन्होंने हमेशा की। और आज़ादी के बाद भी वो चाहते थे कि अमेरिका के खेमे में हमारा देश जाए। वो चाहते थे कि नेटो में या जो सीटों बना था उसकी सदस्यता हम लोग लें। और आज सरकार में आने के बाद उनकी एक बार फिर यही कोशिश है कि हमारा जो गठबंधन है वो साम्राज्यवादियों का जो सरदार है अमेरिका, उसके पिछलग्गू के रूप में आज हम काम करें और हमारा गठबंधन उनके साथ हो। ये आज उनकी सबसे बड़ी कोशिश है। तो उस वक्त भी वो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में कहीं नहीं थे और आज भी वो साम्राज्यवादी अमेरिका के साथ समझौता करने में सबसे अगली कतार में है, सबसे आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। तो आज़ादी की लड़ाई को जब हम याद करते हैं तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें सारे लोग जो भाग ले रहे थे वो कम्युनिस्ट थे या कम्युनिस्ट बने, ये बात सही नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में कम्युनिस्ट उस आंदोलन में शामिल थे, या उस आंदोलन के दौरान अगर वो कांग्रेस में थे या समाजवादी खेमे में थे या फिर क्रांतिकारियों की कतारों में थे, तो बाद में वो कम्युनिस्ट बने। ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है। बड़े बड़े राष्ट्रभक्तों की, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम अगर हम आज गिनाएं, चाहे वो एएमएस नंबूद्रिपाद हो, चाहे एके गोपालन हो, चाहे वो जैसे मैंने कहा कल्पना दत्त हो, गणेश घोष हो, शिव वर्मा हो, हरकिशन सिंह सुरजीत हो, सोहन सिंह जोश हो, तमाम ये लोग हैं जो क्रांतिकारियों की कतारों से या समाजवादियों के कतारों से निकले, कांग्रेस पार्टी की कतारों से निकले और उन्होंने फिर मार्क्सवाद का अध्ययन करने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। आज़ादी से पहले जेल में बंद होने के दौरान या जेल से काला पानी से छूटने के बाद। और अगर हम आगे देखें तो और जो आज़ाद हिंद फौज बनाई सुभाष चंद्र बोस में, जिसका बहुत ज़बरदस्त मतलब असर पड़ा। और बहुत लोग मानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के बारे में जब भारत में लोगों को पता चला कि तो भारतीय सेना जो अंग्रेज़ों की सेना थी उसमें भी खलबली मची और अंग्रेज़ों को समझ में आ गया कि अब उनके लिए भारत में ज़्यादा दिन रहना संभव नहीं था। तो आज़ाद हिंद फौज की जो सबसे शायद जानी मानी व्यक्ति थी कैप्टन लक्ष्मी, जो महिला टुकड़ी की नेता थी, उन्होंने भी 57 साल की उम्र में सीपीआईएम की सदस्यता को ग्रहण किया और कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ जिंदगी भर रहने का उनका फैसला रहा। तो कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी शिरकत आज़ादी के आंदोलन में रही। और उस आज़ादी के आंदोलन के लक्ष्य को निर्धारित करने में भी कम्युनिस्टों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है वो कम्युनिस्टों द्वारा बनाया हुआ नारा है, जो
पूर्ण स्वतंत्रता का नारा है। हज़रत मोहानी जी का योगदान हम भूल नहीं सकते हैं, वो भी एक कम्युनिस्ट थे। तो कम्युनिस्टों की लगातार राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज़बरदस्त भूमिका रही, उनके विचारों का बहुत योगदान रहा। और आगे आज़ादी के बाद कैसा भारत बनेगा, इसका कैसा निर्माण होगा, इसकी किस योजना के तहत इसका विकास होगा, उसमें भी कम्युनिस्टों की विचारों का योगदान बहुत ज़बरदस्त रहा है। लेकिन ये भी हम मानते हैं कि बड़े पैमाने पर आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग कम्युनिस्ट नहीं थे, लेकिन उनकी जो निष्ठा थी, वो धर्मनिरपेक्षता के प्रति थी, वो समानता के सिद्धांत के प्रति थी, वो स्वतंत्रता के सिद्धांत के प्रति थी। और जब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की रचना की, तो जब इन 3 सिद्धांतों को उनके इस संविधान के स्तंभ के रूप में उन्होंने पेश किया, तो आज़ादी की लड़ाई का साथ देने वाले जो तमाम धाराएँ थीं, उनमें शामिल तमाम लोगों ने उस संविधान को स्वीकार किया। ये हो सकता है कि कुछ लोगों ने पूरे मन से स्वीकार किया, कुछ लोगों ने आधे मन से स्वीकार किया, और कुछ लोगों ने मतलब बहुत अपने मन को मार करके स्वीकार किया। लेकिन संविधान के को उन्होंने स्वीकार किया, और संविधान के प्रति कहीं न कहीं उनके मन में, उनके दिल में निष्ठा थी। लेकिन ये भी हमको याद करना चाहिए कि ये संघ परिवार, जिसके आज बहुत सारे रूप हमको दिखाई देते हैं, जिसका राजनीतिक रूप भारतीय जनता पार्टी है, इसमें बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, ये दुर्गा वाहिनी है, तमाम इनके अलग-अलग संगठन हैं, लेकिन ये सब के सब संघ परिवार के सदस्य हैं। इस संघ परिवार ने राष्ट्रीय आंदोलन में कभी हिस्सेदारी नहीं की, राष्ट्रीय आंदोलन के सिद्धांतों को कभी नहीं माना, और भारत के संविधान को भी नहीं माना कभी। अगर आप इनके बयान गोलवलकर के और दूसरे लोगों को देखेंगे 49 और 50 में, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये संविधान हमको स्वीकार नहीं है। हमारे लिए तो इस देश का न्यायशास्त्र मनुस्मृति ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आज भी उनकी जो निष्ठा है, वो मनुस्मृति के ही प्रति है। हाँ, कहने के लिए वो संविधान के ऊपर हाथ रख कर के कसम खाते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है, नहीं तो वो सरकार नहीं बना सकते हैं। संविधान की बात करते हैं, लाल किले पर खड़े होकर के भाषण भी देते हैं, लेकिन उन्होंने लाल किले को भी बदल दिया है और उसको एक प्राइवेट कंपनी का लाल किला बना दिया है। तो उनकी जो छाप है, वो हमारी तमाम संस्थाओं पर अब पड़ रही है, और ये दिन पर दिन स्पष्ट होता चला जा रहा है कि अगर वो रहेंगे, तो वो संविधान को समाप्त करके, संविधान को बिल्कुल ताक पर रख करके मनुस्मृति को ही इस देश का नया संविधान, इस देश का नया न्याय शास्त्र बनाएंगे, और एक नई गुलामी, एक बहुत जटिल गुलामी में पूरे समाज और पूरे देश को जकड़ देने का काम करेंगे। एक तरफ तो हमारे समाज के अंदर जो दलित हैं, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, महिलाएं और तमाम दूसरे हिस्से, इनके अधिकारों पर कुठाराघात होगा, वो बराबर के नागरिक नहीं रहेंगे। और दूसरी तरफ हमारे देश के जो पूंजीपति हैं, उनके शोषण पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। वो बेलगाम गरीबों का, मजदूरों का शोषण करेंगे। हर चीज़ का निजीकरण हो जाएगा। विदेशी पूंजी को भी छूट मिल जाएगी हमारे देश के अंदर प्रवेश करने की, और हमारे देश को पूरी तरह से साम्राज्यवाद के अधीन कर देने का काम भी किया जाएगा। इसलिए आज की इस आज़ादी के दिवस के मौके पर जब हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उन तमाम धाराओं को और दिशाओं को याद करते हैं जिन्होंने मिलकर के देश को आज़ाद किया, उनके सिद्धांतों को याद करते हैं, तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आज जो कुछ उन्होंने पाया, वो भारी संकट में है, और जिस संविधान को उन्होंने मिलकर के बनाया, वो भी भारी संकट में है, क्योंकि ऐसे लोग जिनका आज़ादी की लड़ाई से कोई लेना देना, कोई रिश्ता नहीं था, आज वो राज पर काबिज हैं, और वो इस संविधान को समाप्त करके, हमारी आज़ादी के आंदोलन के तमाम सिद्धांतों को समाप्त करके या
पूरी तरह से निष्प्रभावी बना करके वो एक नई व्यवस्था को लादना चाहते हमारे देश के ऊपर। ऐसी व्यवस्था जो समानता के खिलाफ है, जो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो जनतंत्र के खिलाफ है और जो साम्राज्यवाद के साथ समझौता करने के लिए तत्पर है। इसकी समझदारी आज हमको केवल अपने तक नहीं रखनी चाहिए, बल्कि इसका प्रसार और प्रचार करना चाहिए। तभी हम सच्चे मन से उन लोगों को याद करने का काम करेंगे, उन लोगों की कुर्बानी को याद करने का काम करेंगे जिन्होंने इस देश को आज़ाद किया। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इससे पहले कि मैं इंट्रोडक्शन दूं जस्टिस नागमोहन दास के बारे में, मैं जो मॉडरेट हैं आज के जो प्रोग्राम के जो मॉडरेट कर रहे हैं पीवी सुरेंद्र नाथ जी, मैं उनसे कहूंगा कि वो कुछ कहें, फिर उनके बाद श्री नागमोहन दास जी के परिचय देते हुए मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगी, आज्ञा चाहूंगी कि मैं कॉन्फ्रेंस पे वापस जाऊं। Okay, then we will come. I will conclude Thank after you. that. Okay. Okay. Thank you. Thank Okay. you. No, I'm Okay. just taking your leave. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. So Sunil, you call Nagbon Das. We can. Okay. I will do that after that. So Okay. 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 तो मैंने बताया जैसे कि आज के जो मॉडरेट हैं प्रोग्राम के जो मॉडरेट कर रहे हैं श्री पीवी सुरेंद्र नाथ जी, वो ये इंट्रोडक्शन का चल ही रहा था, वो बीच में शायद वो जल्दबाजी में थी सुभाषिनी जी, वो कॉन्फ्रेंस के बीच में से आई थी, इसलिए थोड़ा सा ये हो गया। मैं जस्टिस नागमोहन दास जी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। 1977 में उनकी वकालत शुरू होती है कर्नाटक से और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेते हुए हाई कोर्ट तक वकालत करते हैं। 2004 में वो परमानेंट हाई कोर्ट जज जस्टिस के पद पे वो नियुक्त होते हैं और करीब करीब 9 साल कुछ महीने उन्होंने करीब 10 साल अपनी जजशिप की है जस्टिस मोहनदास ने। और इस बीच उनके जो जजमेंट हैं, एक रिजर्वेशन पर उनकी सोच और एक सोसाइटी और समाज के बारे में उनका एक जो चिंतन और ओवरऑल जो समाज को देखने का नजरिया, और खासकर मैं कहूंगा कि जो रिजर्वेशन पर उनकी जो समझ और उनके जो विचार हैं वो हम यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं टाइम टू टाइम। मैं कई बार देखता हूँ उनके जो व्यू हैं रिजर्वेशन के बारे में और जो भी मुद्दे हैं वो भी बहुत एक हमें सुनने चाहिए टाइम टू टाइम, अगर टाइम लगे तो। हमारे साथी हैं, हमने कई बार उनसे रिक्वेस्ट की है, अपने प्रोग्राम में उनको बुलाया है और आए हैं और समाज में जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उनसे बहुत ताल्लुक रखते हैं, उनके बारे में चिंतन करते हैं। और अभी हाल फिलहाल में ही उन्होंने 4 बुक लिखी है कोरोना टाइम में। अभी मैं सुन रहा था बिफोर दिस प्रोग्राम, हम चाहेंगे कि उनके बारे में भी कुछ बताएं कि किस बारे में लिखी है। जरूर श्री नागमोहन दास जी से मैं निवेदन करूंगा, प्लीज वो आज का जो मुद्दा है, जो पूरे आंदोलन की लड़ाई में किस किस विचारधारा के लोगों का जो योगदान रहा है, खासकर जो सेकुलर कम्युनिस्टों का जो योगदान रहा है, वो उस पर एक अपना ओवरऑल एक विचार डालें। अब मैं मॉडरेट साहब से इससे पहले जी सर नागमोहन दास जी शुरू करें, मैं 2 बातें उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज का विषय प्लूरलिज्म इन इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इस पर रोशनी डालते हुए जस्टिस नागमोहन दास जी रिक्वेस्टेड टू place his views how the freedom movement which culminated into the precepts of constitution, particularly a secular democratic republic, how the constitution see these 3 aspects and why they are so important and what they do mean to the people of this country. I think that should be the emphasis. Thank you. Yes. May I comments? Yes, sir. Yes, please. Yes. Good evening to everyone. The chairman of this webinar, Sri Somudat Sharma ji, my long-time friend Surendra Nath,
Sunil Kumar, and dear friends. After a long time, we have assembled in this webinar on the occasion of 75th anniversary of India's Independence Day. I wish every one of you a happy Independence Day. Many times I have told, even now I am telling. We have a long history. When we turn over the pages of Indian history, we will see that few people came to India in search of food. Few people came to India in search of fertile agriculture lands and perennial rivers. Few people came to India for trading purpose, as tourists, as students, as aggressors, and as invaders. These people who have come from outside, they belong to different races: Proto-Australide, Paleo-Mediterranean, Caucasoid, Negroid, Mongoloid. They also belong to different nationalities: Aryans, Persians, Greeks, Huns, Arabs, Turks, Africans, Mongolians, and Europeans. They belong to different language families. Those who came to India for different purposes, majority of them did not go back to their places. They settled in India. They settled not in isolation, but they settled with each other. There is so much of intermingling today. As a result of this intermingling, we see in India different religions like Hinduism, Islam, Christianity, Buddhism, Jainism, Sikhism, Zoroastrianism. As a result of intermingling, the Anthropological Survey of India states that there are 4,635 castes and subcastes in this country. People belonging to different religions, different castes, different languages, they participated in the life struggles of each other. They lived together. They built this nation together. They fought shoulder to shoulder with British imperialism. Finally, in 1947, we got independence. In the struggle for India's independence, many people sacrificed their student careers, their employment careers. They cut off from their families. Many people got injured, suffered pain, suffering, torture, violence, and through that they sacrificed their lives. And because of that sacrifice, we got the independence. In this struggle, it is not only the political leaders who participated in this. Women, Dalits, tribals, minorities participated in this struggle. Workers, peasants, students,
youth, women participated in large number in this freedom struggle. Because of these great sacrifices, we got independence in 1947. On the day of independence celebration, it is our duty to pay our greatest tributes to all those freedom fighters who sacrificed their lives for the cause of liberation of this country. We have to salute all those great souls because of whom we got independence. Friends, India's freedom struggle was not only a political struggle, it was economic struggle and social struggle too. During the course of this struggle, several questions came up for debate before the people of this country. I don't want to go into the details of all those details. I only mention about 3-4 questions. One of the first questions that came up for consideration before the people of this country during freedom struggle was, after independence, shall we make Mahatma Gandhi a Samrat, Pandit Nehru a Chakravarti, Vallabhbhai Patel a Raja? People of this country debated this issue. They gave answer. What is the answer that they are given? We don't want Samrats, Chakravartis, Raja Maharajas. Feudalism is to be abolished. Political power is to be transferred to the people's hand. This is how the seeds of people's democracy was sown during freedom struggle. That become the goal of freedom struggle, and that finds a place in the Indian Constitution. The second question that came, 80% of the Indians are Hindus. Remaining all other religious people are in the bracket of 20%. A militant section among Hindus raised a voice that after India became independent, it is to be declared as a Hindu Rashtra. This question was debated. The people of this country, they gave answer. We belong to different races. Answer given by the people of this country during freedom struggle. The third question that came up for consideration is, shall we build this country on the basis of majority, merit, and muscle power? The goal of India's independence struggle is to establish an equal society. If we want equal society, every section of the society is required to participate in the freedom struggle, is to participate in the building of the nation. But religion is coming in the way. Caste is coming in the way. Caste inequality is coming in the way. Therefore, the people of this country chosen a path that is social justice path. This is how people's democracy, secularism, social justice, welfare state, federalism, pluralism, decentralization of powers have become the goals of Indian freedom struggle. To realize the goals of freedom struggle, we felt the need for a constitution. In our constitution, we have imbibed these values. Though no article in the constitution specifies what are its basic features, the Supreme Court of India, in Keshwananda Bharati's case,
for the first time, propounded a theory called basic features of the Indian Constitution. They listed certain basic features and they went further and said, these basic features are untouchable and unamendable. Following this decision, number of other decisions came, specifying what are the basic features. Minerva Mills case, Indira Sahani case, S.R. Bommai's case, Kohle's case, like a number of judgments following this Keshavananda Bharati, the Supreme Court went on adding to the list of the basic features of the Indian Constitution. Today, the basic features of the Indian Constitution are supremacy of the Constitution, sovereignty of the nation, parliamentary democracy, secularism, social justice, federalism, pluralism, welfare state, rule of law, fundamental rights, protection to minorities, natural justice, holding elections regularly from time to time. They have become the basic features of Indian Constitution. One important thing that I want to mention here, these basic features are not a thing which is created by the Supreme Court. What is implicit in the Constitution is made explicit by the Supreme Court in this judgment. This is how today we are enjoying these basic features of the Indian Constitution. In these 72 years of India's Republic, we have achieved something. In 1947, when India became independent, the entire land from Kashmir to Kanyakumari was never brought under one political rule. It was Gupta's rule, Maurya's rule, Harshavardhana's rule, Mughals rule, and British rule. Even in 1947, when we got independence, apart from Britishers, there were nearly 600 independent provinces, princes ruling independent provinces. We abolished feudalism. We abolished monarchy. We put an end to colonialism. We fixed a boundary to the entire land mass from Kashmir to Kanyakumari. We gave one constitution, one national anthem, one national flag, one national symbol. This is how, after India became independence, real India is created only after India became independence and India became republic. This is no small achievement. Having abolished the feudal system, we have established democratic institutions. At the center, we have established a parliament which enacts laws to the entire country. At the state level, we have Vidhan Sabhas which enact laws for the state. These are the legislative bodies. There is central government, state government, district administration, Taluka administration, and Grama Panchayat, executive bodies. There is Supreme Court, High Court, District Court, and Taluka courts. These are the judicial institutions. In these democratic institutions, 139 crore population of this country are participating either directly or indirectly in their day-to-day affairs. This is no small achievement. When India became independent, there were only 16 to 17% literates. Today, we have taken them up to 80%. Then 70% were the population were below poverty line. We brought down to 21% today. Our fruit production then was 50 million tons per annum. Today, we are producing 295 million tons per annum. Then we were importing food. Today we are exporting food.
Like this, the living conditions of common man is improved to some extent after India became independence and India became republic. Again, this is no small achievement. Women, Dalits, tribals, and minorities were treated in this country as secondary rate citizens. Today, they have entered every walk of life, every area. Not only they enriched their living conditions, but they have contributed in a big way to every field where they have entered. After India became independent, we have seen a Dalit president, a most backward family person becoming the prime minister. A Dalit becoming deputy prime minister, chief ministers, ministers, like this. Women, Dalits, and minorities have entered into almost all walks of life in our country, and not only they have enriched their living conditions, but contributed in big way for the growth of respective areas. In the field of information technology, space technology, atomic energy, agriculture production, service sector, we are one among the top 10 in the world. This is no small achievement, and this is because of India's independence and because of India's republic. International jurists, having studied the entire world, different countries and different constitutions, looking at India, they say India's constitution is not only world's biggest written constitution, it is one of the best constitutions, most relevant constitutions. This is how we have made some progress after India became independence. India became republic. I do not subscribe to the argument that nothing is achieved after India became independent and India became republic. The only dissatisfaction to me is we should have achieved much more. That we have not done. Even now, I am an optimistic, not a pessimistic. If we work together, if we work unitedly, if we work little more, if we change our governing policy, if we bring about certain changes in our policy matters by using modern scientific achievements, I am sure very shortly we can solve the basic problems faced by the common man of this country, like hunger, poverty, illiteracy, unemployment, agrarian crisis, industrial crisis. Like this, we can solve our problems. Friends, today the nation is facing certain challenges. If we don't address these challenges, we will not save the country, we will not save the constitution. This is the day we have to take a pledge that to resolve that we will save our constitution, through that we will save our nation. That is the need of the day. Unfortunately, today we are in crossroads. Undemocratic reforms are coming. We are losing our democratic rights. Democratic institutions are dismantled. Take, for example, last month, on 19th of July, the parliament session commenced. Friends, for the entire 20-day session, except one bill, there was no business transaction. Even that one bill relating to the OBC is passed unanimously
without any debate. We elect our representatives to debate on the issues concerning to us, concerning to the society, concerning to the nation, but they don't debate. We have got a right to know what they have debated. That is denied to us. The whole session was spoiled. Nearly 150 crores of rupees is spent on this session in Parliament. It is not just this session. If you take the history of for the last 10 years and more, you will find that 47% of bills are being passed without debate. The composition of Parliament, 88% of people are crorepati's. 43% of the parliament, elected parliamentarians are having criminal record. More than 54% of the parliament are from politically hereditary background. Grandfather was parliament member, his son parliament member, his grandson is now becoming parliament, has become parliament. Real estate background people, industrial background, day by day, representing the working class, representing the Dalits, representing the women, representing the farmers are being reduced. This is the functioning of not only Parliament. I need not tell much about the state Vidhan Sabhas. Still worse. Day in and day out. Unhealthy, filthy language, unparliamentary language is used by the parliament members. Like that, every democratic institution is being weakened in one way or the other. Take, for example, our executive, a big sellout, most corrupt, lethargy, non-responsive, non-accountable. This is the type of the executive we have today. Judiciary is no exception. Judiciary is facing internal pressure. It is also facing external pressure. In addition to these pressures, it is also suffering from slavery of traditionalism. For want of time, I am not going into details about these things. More so, the advocates in Delhi know better than any other person in the country about the functioning of the judiciary. Therefore, these political democratic institutions are being weakened day by day. This is the situation in which we are living. Take, for example, secularism. Secularism means separation of religion from politics. State shall not have its own religion. State shall not discriminate among religion. The policies, the programs, and the planning of the state shall not be influenced by any religious prescriptions. Unfortunately, we are seeing religious heads have entered the politics. They got elected as MLAs, MPs. They became ministers, chief ministers. This is the scenario in which we are living. Even the legislation, laws made by the parliament and assemblies are being influenced by religious prescription. Take, for example, Citizenship Amendment Act. It is influenced by a religious faith. Cow slaughter bill, love jihadi bill, like that many number of things are being influenced by the religious prescriptions. In Karnataka, it is shocking to say, the religious heads, Matadipatis, Swamijis, they have come to the street
demanding reservation to their community, raising several issues relating to reservation. And they are threatening the government. If you don't concede our request, we will show the result in the next election. We will answer in the next election. We will make our MLAs to resign, our MPs to resign. This is how the religious heads and Swamijis are threatening the democratic fabric of the country. Recently in Karnataka, when a chief minister is required to change, a particular community Swamiji leaders held a congregation of hundreds and thousands and threatened the government not to change that chief minister who belonged to that community. Where is democracy? What is happening to the democratic system and democratic fabric? This is most unfortunate. This is how democratic institutions are weakened and secular fabric is being dismantled. Take, for example, social justice. Friends, both in central government and in all the state governments in the country, there are 62.4 lakh sanctioned posts vacant and they have not filled. What happened to your reservation? Right from 92 till today, lakhs and lakhs of rupees are disinvested from public sector. Day in and day out, they are selling the public sectors to the private sector, either closing the private sector or they are freezing the recruitment in public sector. What happens to your social justice? Tell me one department in the government, either in the center or in the state, where there is no contract employment and where there is no outsource. Non-filling up of vacancies, disinvestment, contract labor system, and the outsourcing is making the entire policy of social justice a mockery in this country. This process is continuing. It is not just that. Take, for example, the federal structure. There are state governments. There is central government. In Constitution, there is central list specifying the jurisdiction of central government. There is state list specifying the jurisdiction of state government over the certain subjects. There is concurrent list specifying the jurisdiction of both center and state on certain topics. But what we are seeing? Day by day, the central government is concentrating power in its hand, converting the state governments into municipalities, weakening the very federal structure. This is how we are seeing that there is a serious threat to the federalism in this country. Take, for example, welfare state. Welfare state means more and more responsibility to the government to meet the basic requirements of common man. What is the basic requirement of common man? His food, his education, health, housing, employment, and transport. But what is happening today? The governments are distancing from these obligations. Water is privatized, food is privatized, education is privatized, health is privatized. Privatization, privatization, privatization. I am not against private participation, but privatization of core sectors, privatization of basic sectors is unconstitutional. Even pluralism. As I told you in the beginning, people belonging to different religions, different castes, different languages, different food habits, different beliefs, different traditions,
different dress habits. They live together in harmony in this country. Today, walls are being built between community and community. In every aspect, they are being divided. They are being set up against each other. This is what is going on in this country today. A cumulative effect of all these things, that we are losing what we have achieved. We are losing what we have enjoyed. We are losing what we have built. Therefore, on this occasion of 75th anniversary of Independence Day, we are all required to introspect that we have to debate, discuss, find out ways and means to protect our constitution and to protect the nation. In my little experience, I am of the humble opinion that the only correct path for today's crisis is that we all require to follow the path of constitution. For the very constitution itself, there is a serious threat. Some time back, a person from Karnataka became minister in the Central Union Cabinet. And he made a statement as a minister: we have come to the power only to replace the constitution, to change the constitution. In Delhi, in daylight, in Jantar Mantar, youths, a group of youths, burnt the constitution. In West Bengal, government, state government, a minister says, when constitution versus Islam, Quran, if it comes, Quran will prevail, Islam will prevail, and not the Indian constitution. People are saluting to the constitution, but immediately they are stabbing the constitution. Unconstitutional, undemocratic reforms are being brought. Take, for example, the farm laws, electricity amendment, the labor code. I can mention hundreds like this. This is where exactly we are all required to introspect. In the freedom struggle, lawyers were in forefront. They led the freedom struggle. One in every top 5 leaders was a lawyer. Mahatma Gandhi was a lawyer. Pandit Nehru was a lawyer. Patel was a lawyer. Jinnah was a lawyer. Like that, many leaders, many lawyers led the freedom struggle. In the post-independent period, in preparing the constitution, in transforming a feudal society into a democratic society, lawyers have played a very important role. Today, we have become more selfish. We have become more self-centered. Vested interest dominates. We have distanced ourselves from public life, political life, social life. We are only concentrating on our profession. This is the time an enlightened, educated, creamy layer of the society, that is the lawyers, have to play a very important role in leading a second freedom struggle today. A struggle to save the constitution. A struggle to save the nation. With these words, with this appeal, I wish everyone a happy Independence Day and thank you very much. I sincerely express my gratitude to Somadatta Sharma for having invited and provided this opportunity to share a few thoughts with you. Thank you very much. Sir, PV sir. Dear friends, today's President Somadatta Sharma, Comrade Subhashini Ali, this is Nagmohan Das,
Sunil Kumar, my other colleagues and friends who are viewing this program or hearing this program. It's a great day, the 75th day of our freedom's Independence Day, of freedom struggles, contribution to the nation. Both the speakers made great effort and in most possible shortest time, Comrade Subhash really demolished the concept of a monochronic great narrative regarding our freedom struggle. Introduce a correct and true picture of our freedom struggle, its different strains, different thoughts, role of communists, role of revolutionaries, other revolutionaries, role of agriculturists, peasants, workers, people who believed in anti-imperial struggle. On that point, everybody collaborated, and that made the freedom movement. It is not a monochromic single party or single strain movement. The funniest aspect, according to her, is that movement and persons, or rather political parties and their outfits, which have no role in the freedom movement, which have no regard for a constitution, are now projecting themselves as the sole champion of nationalism and love for the nation, respect for nation. They project themselves as the sole agents of patriotism in India. The RSS and their ilk, the Sangh Parivar group, which have never participated in freedom struggle, or rather surrendered to the British, seeking pardon, expressing apology, and certain point of time, they collaborated with the colonialist British, are now demolishing our constitution as well. So this is the present situation she demonstrated with a sufficient illustration. Now, the political movement of Sangh Parivar, which never believed in the constitution, and for them Manusmriti was the constitution, such people are now at the helm of affairs, and they are, as political head, demolishing our constitution, our secular fabric, even rule of law, denying even the right to dissent in peaceful democratic way. So definitely she demonstrated the necessity to redeem our constitution, to protect and defend our constitution, the secular democratic fabric of the country, and rule of law. So to protect and defend constitution itself is a political movement, and that should be the immediate requirement of Indian society. And in that, lawyers also have got important role to be discharged.
Justice Nagmohan Das, in his usual simple narrative fashion, introduced an important thing, that how our composite culture developed in India, how the freedom movement developed that composite culture, that brotherhood, and all the idea we adopted from various societies, from various nations, various philosophies, that freedom, fraternity, and liberty, and how these ideals and ideas become the part of our constitution, the very part of freedom, the very part of our preamble of the constitution. And secondly, he developed the idea how our constitutional philosophy supported India to develop to an extent and to seek a sustainable, self-sustainable, independent path to an extent. Even that limited developed society is now destructed and demolished by the present regime in office, and they are now trying to dismantle all democratic constitutional institutions and the very constitutional ethos, secularism, fundamental rights, and the rule of law. So he appealed to lawyers who are the actually practicing law. They see day in, day out the constitution in action. So we lawyers should take responsible role in social life, political life, and then only we may be able to redeem our constitution and protect the nation. So both the speakers made great effort, and this great effort is on this great day, and this sort of celebration of freedom struggle and Independence Day would definitely give a boost to our movement, a boost to our society for future development and future struggle to protect the Constitution and the society. I think these are the important aspects demonstrated by our eminent speakers. Definitely, All India Lawyers Union is thankful, and we express our gratitude to both the speakers for the acceptance of our invitation and the great effort on this aspect. Thank you. Thank you. Now I'm request for the lastly concluding remark by the our today's program. हेलो यस यस अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो अभी सोमदत्त शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्टली कंक्लूड जो है वो अपनी रिमार्क रख दें। आवाज सुन रही है? यस यस यस। अच्छा, बहुत सारा जो मेरा काम था वो तो दोनों स्पीकर्स और पीवी सुरेंद्रनाथ जी ने कर दिया है। कुछ कमेंट्स मैं करना चाहता हूँ। जहां तक मैं इतिहास को पढ़ा और खास तौर से अपने आजादी के आंदोलन को पढ़ा और जो स्पीकर्स से भी बात निकल कर आ रही, हमारी आजादी के आंदोलन में मुख्यतः 4 ऐसी वैचारिक और राजनीतिक धाराएं थी जिनका जिक्र हमें आज यहाँ करना होगा, क्योंकि उनके योद्धाओं ने अपनी जानें कुर्बान की। They have lost their lives in achieving their goals and objectives. पहली धारा मैं उनको मानता हूं जो मजदूर और किसानों और मेहनत कशों
और मेहनत कर जनता के आंदोलन थे, जिसकी शुरुआत हमारे इतिहास में सन्यासी आंदोलन से शुरू होकर सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1920 और 1930 के दौरान जो किसान और किसानों के संगठन बने, उन्होंने न सिर्फ आजादी चाही, बल्कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, जो जमीन पर आधारित, एग्रीकल्चर पर आधारित जनता थी, उसको उसकी मुक्ति के लिए काम किया। इसी तरह से मजदूरों के आंदोलन जो आके मजदूर संगठनों में तब्दील हुए, छात्रों के आंदोलन जो छात्र संगठनों में तब्दील हुए, प्रगतिशील लेखकों के आंदोलन जो लेखकों के संगठनों में प्रवर्तित हुए इसी दौरान में, चाहे 1920 और 1930 के दशक में, और रंग कर्मियों के जो आर्टिस्ट थे, जो उन्होंने अपने संगठन बनाए और अपने तरीके से भारत की आजादी के लिए काम किया। और आज भी आजादी के बाद भी वो इसमें कार्यरत है। ये धारा अभी भी चली आ रही है। आजादी के वक्त भी थी, आजादी के बाद भी जो संविधान की मुख्य भावना है उसको एक मूर्त रूप देने के लिए। इससे दूसरी जो विचारधारा है राजनीतिक तरीके से, वो मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समझता हूं, जिसके नेतृत्व में आजादी आंदोलन लड़ा गया और 1920 में दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने इसको एक नई दिशा दी, एक नई लय दी, एक नई भाषा दी, एक नया रूप दिया, एक नई स्ट्रेटेजी, टैक्टिक्स दी, अहिंसा की दी। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुख्य अचीवमेंट इस आंदोलन का रहा, वो था भारत की उस जनता को जो अंग्रेजों से डरती थी, उसके मन में से डर निकाल। और ये बात बड़े प्रमुखता से जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब, अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी इसका जिक्र किया है। लेकिन ये एक होमोजीनियस आंदोलन नहीं था, इसके अंदर अपने अंदर बहुत सारे ट्रेंड्स थे, चाहे नरम दल हो, चाहे गरम दल हो। इसमें समाजवादी भी थे, इसमें कम्युनिस्ट भी थे, और इसमें वो लोग भी तो जो हिंदू राष्ट्रवादी थे। तो अजीब किस्म का एक जमावड़ा हम कह सकते हैं। जो मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। लेकिन ये एक राष्ट्रवादी धारा ऐसी थी जिसने सभी धाराओं को, चाहे वो जाति के पहचान की धारा हो, चाहे रिलीजियस या धार्मिक पहचान की धारा हो, उन सबको ढक दिया था, उन सबको अपने अंदर सबस्यूम कर लिया था। और इसीलिए हम इसको एक मुख्य धारा के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन इन सभी विचारधारों पर ये धारा हावी रही और इसीलिए हम उस संघर्ष को जीत पाए। एक तीसरी विचारधारा के बारे में अगर हम जिक्र करें तो है कम्युनिस्टों की विचारधारा, जिसके बारे में साथी सुभाषिनी अली ने बताया, उन शहीदों के बारे में बताया। लेकिन ये तीसरी धारा 1920 के बाद, रूसी क्रांति के बाद यहाँ पर अपने असर लाती है। और तभी हम देखते हैं, चाहे मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हो, चाहे कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस हो, चाहे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हो, कितने कम्युनिस्टों ने
कि उनमें जो ब्रिटिश शासन था उसने उनको जेलों में डाला, बहुतों ने अपनी जानें गंवाई, बहुतों ने अंडमान निकोबार में यातनाएं सही। तो एक तीसरी विचारधारा जो इस देश को के आजादी के संग्राम को सिर्फ आजादी हासिल करने तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि उससे आगे जाके एक समाजवादी क्रांति का उनका लक्ष्य था उस धारा का। और आजादी के बाद आज भी वो एक समाजवाद की तरफ अपने आंदोलन को, अपने मूवमेंट को ले जाने में अभी भी वो काम कर रहे हैं। चौथी विचार अगर हम देखें तो उन क्रांतिकारियों की विचारधारा थी जो सशस्त्र तरीके से अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहते थे, और उसमें हम बड़े फक्र के साथ में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और असफुल्ला खां, भगवती चरण वर्मा, शिव वर्मा, जिनका नाम सवेरे सुभाष नेली ने भी लिया, और जिसमें बाद में जाकर इससे बहुत सारे लोग मार्क्सवाद की तरफ और कम्युनिज्म की तरफ उनका झुकाव हुआ। जैसे हम भगत सिंह के पूरे पर्सोना को देख सकते हैं। लेकिन जो मुख्य बात है, इसके अलावा भी एक विचारधारा थी, एक राजनीतिक धारा थी जो हमारी आजादी के खिलाफ काम कर रही थी। और वो विचारधारा थी, उसमें मैं दो मुख्य सब विचारधाराओं का जिक्र करना चाहूंगा, एक मुस्लिम लीग और एक आरएसएस और हिंदू महासभा। ये इन दोनों की ही जो मुख्य काम रहा हमारे आजादी के आंदोलन, कि अंग्रेजों से कहते रहे कि इस मूवमेंट को आप दबाइए। मुस्लिम लीग भी इसको अपना आंदोलन नहीं समझती थी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा भी इसको अपना मूवमेंट नहीं समझती। वो असली मूवमेंट क्या समझते? उनके लिए असली आजादी थी हिंदू महासभा और आरएसएस के लिए कि मुसलमानों से मुक्ति पाना, असली आजादी। मुस्लिम लीग किसका नेतृत्व कर रही थी? उन मुस्लिम फिरका प्रस्तों का, जो ये चाहते थे कि जो असली लड़ाई है, जो असली दुश्मन है, वो ये नहीं अंग्रेज, वो ये है जो कांग्रेस है, जो आंदोलन है, ये हिंदुओं का आंदोलन। अभी आप अगर देखेंगे तो मुस्लिम लीग ने 1947 में अपनी करतूतों से, अपने फिरका प्रस्ती जो पॉइजन था, इन दोनों ने ही जड़ों में डाला हमारे आंदोलन में। लेकिन मुस्लिम लीग ने अपने फिरका प्रस्ती, अपने सांप्रदायिकता की राजनीति से अपने पाकिस्तान का निर्माण किया। वहीं अगर हम आरएसएस और विश्व हिंदू इसकी हिंदू महासभा की बात देखें तो इन्होंने अंग्रेजों को, चाहे वो 1942 का आंदोलन रहा हो या 1925 के बाद में, 1920 के बाद में, कि किस तरीके से दो राष्ट्र की थ्योरी का निर्माण इनके जो आज के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, जिसको ये सावरकर कहते हैं, वीर सावरकर कहते हैं, और अपना वो मानते हैं, गुरु मानते हैं, उन्होंने द्विराष्ट्र थ्योरी का निर्माण करके ये साबित कर दिया कि देश में दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र है और एक मुस्लिम राष्ट्र। और इसी का फायदा अंग्रेजों ने काफी दिनों तक उठाया, जब उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हालांकि 1857 से शुरू की थी, लेकिन 1920-30 के 40 के दशक में उन्होंने उस पॉलिसी का भरपूर इस्तेमाल किया हमारे देश के
आंदोलन को दबाने की। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के दोनों वक्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपने तरीके से हमारी आज़ादी के आंदोलन में जो धाराएं काम कर रही थी उनको हमारे ऑडियंस के सामने, हमारे श्रोताओं के सामने बड़े प्रखर तरीके से रखा। और जस्टिस नागमोहन दास ने किस तरीके से उस मुक्ति के आंदोलन को, राष्ट्रीय मुक्ति के आंदोलन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निर्मित जिन सिद्धांतों, खासतौर से धर्मनिरपेक्षता, डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन एस्पेक्ट को रखा, रिपब्लिक के एस्पेक्ट को रखा, वो काबिल तारीफ है। मैं तहे दिल से अपनी तरफ से, ALU की तरफ से धन्यवाद उनका देना चाहता हूँ। और श्रोताओं का जिन्होंने पिछले 2 घंटे से इस सेमिनार में हिस्सा ले रहे हैं, सुन रहे हैं बातों को, और उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके धैर्य के लिए। और मैं सुनील जी की इजाजत से इस वेबिनार की समाप्ति की घोषणा भी करना चाहता हूँ। थैंक यू ऑल वंस अगेन। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू। राहुल मीटिंग खत्म कर दीजिए। यस, थैंक यू वेरी मच सर। Okay.